हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने में फिर हाजिर है उस्मानी सर एक नए टॉपिक के साथ जो आज हम उस पर विचार करेंगे। और वो नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ये टॉपिक हमारा स्पेशली बच्चों ये 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होगा। जो बच्चे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है, बहुत पूछे जाते हैं। और फिर ये फिनिश करने के बाद मैंने पहले कहा पहला सेक्शन मेरा 12th बोर्ड पर बेस्ड होता है और फिर उस पर जो भी बेस्ड नीट में पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होता है तो फिर वो नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं हम लोग। तो बच्चे लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है उसके कारण उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी हिंदी में इसका अनुवाद है विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव क्षेत्र तीव्रता। यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों इससे पहले आपने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रखा है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर बच्चों तैयार रखो और इधर उधर की चीज़ों से दूर चल करके एक नए दुनिया में चलते हैं, फिजिक्स के दुनिया में। और ये हमारा प्यारा सा टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट एक चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट चार्ज प्यारा सा यहाँ है Q1 और एक यहाँ चार्ज है हमारा Q2। ये है Q1, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने 2L ले रखा है। दिस डिस्टेंस इज 2L। अब बच्चों यहाँ पे जो Q1 Q2 चार्ज हमने लिया है तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और पोलैरिटी अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज जो होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड में दोनों हमारा Q हो गया। अब पोलैरिटी अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि इसको अगर हमने -Q लिया है तो ये चार्ज हमारा +Q हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन पोलैरिटी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस मिलकर के इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करता है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों तुम्हारे सिलेबस में जो नॉर्मली डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाता है। तो बच्चों वो दो पॉइंट है, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लाइन होता है जो दोनों चार्ज को मिलाया जाता है उसको हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं, डायपोल एक्सिस भी कहते हैं, उसी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। और दूसरा इस लाइन को मिलाने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो दो लाइन पे हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बच्चों एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर हम लोग देखेंगे। अब अक्षीय रेखा क्या है? तो अक्षीय रेखा है एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक्सिस के अलॉन्ग में। मान लिया कि कुछ दूर तक गए और जाने के बाद यहाँ हमको एक पॉइंट मिलता है P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है।
तो अब उस P पॉइंट का डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। तो नॉर्मली जब भी हम डायपोल के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं, अवलोकन बिंदु कहते हैं। तो उस अवलोकन बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग डायपोल के जनरली मिडिल जो एक्सियल लाइन है दोनों के जो एक्सिस मिलाते हैं उसके मिड पॉइंट से इसका वैल्यू दूरी जनरली लेते हैं। तो मिड पॉइंट से इसकी दूरी को हमने ले लिया यहां से यहां तक, फर्ज करो कि ये हमारा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है। अब बारी बारी से हम दो अलग अलग चार्ज, अब ये डायपोल को अगर हम देखें तो 2 पॉइंट चार्ज से निर्मित है। एक पॉइंट चार्ज है हमारा -q, दूसरा है +q। ये 2 पॉइंट चार्ज के कारण ये डायपोल का फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो बारी बारी से इन चार्जेस को पॉइंट चार्ज लेकर के हम देख सकते हैं, जो ये काम ऑलरेडी बच्चों आप पहले कर चुके हो। और अगर आप नए मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर रखे हो या सब्सक्राइब कर लो, तो इससे पहले मेरा जो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है तो वहां पे वो चीज़ आपको मिल जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हो। तो अब हम लोग एक्सियल लाइन पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो अब उसके लिए हमने एक पॉइंट यहां है तो इसको हमने पॉइंट नाम दिया A और इसका नाम दे दिया B। A पॉइंट पे चार्ज -q और B पॉइंट पे चार्ज +q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालते हैं इस चार्ज के कारण, तो हम यहाँ सिंपली लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं किस चार्ज के कारण, तो जो चार्ज पॉइंट A में है सिंबल में हम इसको लिखते हैं EA। अब इसका वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा कूलम कांस्टेंट, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड यानी Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहां तक मिडिल पॉइंट तक उसका डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमारा ये L हो जाएगा। चूंकि डायपोल का लेंथ 12 है तो ऑब्वियसली मिडिल से ये लेंथ हमारा L हो जाएगा। अब डिस्टेंस अगर हम यहां से वहां तक लेंगे तो x + L हो जाएगा, यानी x + L इसका लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंड दिस इज स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसी तरह से अब B पॉइंट पे जो चार्ज है बच्चों, तो B पॉइंट पे पॉइंट चार्ज इसको मान के चले, इसके कारण यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वैल्यू वैसे ही निकलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों हमको यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे होगा, यहाँ से डिस्टेंस हमारा यहाँ x है और ये डिस्टेंस यहाँ से L है। तो इस x डिस्टेंस से अगर हम L को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा x - L। तो ये BP का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x - L और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल गया। इस P पॉइंट पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज A पॉइंट का और एक चार्ज B पॉइंट का। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू P पॉइंट का है। जब भी किसी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम लोग यहाँ वेक्टर सम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वेक्टर सम इस्तेमाल होगा, अलजेब्रिक सम इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब इसका वेक्टर सम इस्तेमाल करेंगे और जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं, बच्चों आपने 11th में पढ़ रखा है, वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते हैं। एक तो है कि वेक्टर जब पैरेलल हो जाए तो डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं। दूसरा है अगर वो एंटी पैरेलल हो तो किसी एक वेक्टर को 180 से रोटेट करके उसका डायरेक्शन को सेम कर देते हैं। तो अगर हमने नीचे वाले वेक्टर को रोटेट कर दिया 180 से तो ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा, अब पैरेलल बन जाएगा। तो उस समय हम दोनों वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करेंगे। और किसी वेक्टर को 180 से जो हम रोटेट करते हैं तो अगर पहले वेक्टर v है या b है तो अगर इसको रोटेट कर दिया तो इसके साथ हम लोग माइनस लगा देते हैं। और ये माइनस क्यों लगाते हैं, वेक्टर में मैंने बता रखा है, जब किसी वेक्टर को हम 180 से रोटेट करते हैं तो उसके साथ माइनस इसलिए लगता है कि वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को ओबे करता है, वहां से वैल्यू आ जाता है। ये तो दो हो गया कि वेक्टर पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा। और वेक्टर अगर ये दोनों नहीं है तो ऑब्लिक होगा,
यानी किसी एंगल पे होगा अपार्ट फ्रॉम जीरो, तो अब किसी एंगल पे होगा उस समय इस तरह के वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास 3 लॉज है, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है और एक होता है लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ते हैं हम लोग और उसके हेल्प से करते हैं। तो यहाँ हम लोग को इसी से काम चल जाएगा, इसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो वेक्टर्स है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, एक चार्ज ए में जो चार्ज है उसके कारण। अब ए में जो चार्ज है बच्चों, उस चार्ज को अगर हम लोग देखें तो वो चार्ज कुछ इस तरह से है। ए में जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब है कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सोर्स चार्ज यानी नेगेटिव की तरफ होगा, यानी ई ए का वैल्यू हमारा इधर की तरफ होगा। और बीच पॉइंट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन अवे होगा यानी इधर की तरफ होगा, यानी ई बी इधर होगा। अब हमारे पास 2 वेक्टर है और दोनों एंटी पैरेलल है, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इसमें से हम किसी एक वेक्टर को 180 से रोटेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ भी एक मैटर करता है कि तुम ई ए को रोटेट कर दोगे या ई बी को, तो अब डिपेंड करता है कि इनमें से जो वैल्यू छोटा हो उसी को रोटेट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा ई ए और ई बी इन दोनों में मैग्नीट्यूड में वो वैल्यू कौन सा छोटा हो सकता है। तो ई ए जो है वो हमारा यहाँ पर वो चार्ज है, यानी यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से डिस्टेंस कम है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो नियर पॉइंट होगा, नियर चार्ज होगा, यानी चार्ज से ये पॉइंट हमारा जो नियर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा यानी ई बी ज़्यादा होगा और ई ए का वैल्यू कम होगा, तो हम लोग ई ए को ही रोटेट कर देते हैं। अब ई ए को अगर हमने घुमा दिया 180 से तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो वहाँ पे हमारा वैल्यू लग गया माइनस। अब हम कह सकते हैं कि ई बी और ई ए ये दोनों पैरेलल हो गया, और जब वेक्टर पैरेलल हो जाता है तो रिजल्टेंट में हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं वेक्टर एडिशन से भी। तो अब यहाँ बोलेंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम E मान लेते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा इन दोनों का सम। तो एक तो हमारा EB है और एक E है, EA के साथ माइनस लगा हुआ है और EB के साथ प्लस साइन है यानी पॉजिटिव है। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम लोग इनहांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब EA का वैल्यू यहाँ पे देखो, EA इतना है और EB इतना है, EA में माइनस लगा है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन आउट देखेंगे, ये वैल्यू दोनों में कॉमन आउट हो जाता है। तो इन दोनों को हमने कॉमन आउट करा, के क्यू को हमने कॉमन आउट करा। अब हमारे पास EA रह गया 1/x + l होल स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो ये -1/x + l होल स्क्वायर हो जाएगा, और EB के साथ ये वैल्यू है, ये कॉमन आउट हो चुका, ये K एंड Q एंड दिस वैल्यू बिकम्स, ये हो जाता है 1/x - l होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना, इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ा के देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि E का वैल्यू हो जाएगा KQ। अब ये दोनों देखते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारा x + l होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x - l होल स्क्वायर। ये एलसीएम में आ गया, और ये जो डिवाइजर और इधर की तरफ आ जाता है ये -x - l होल स्क्वायर, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा x + l होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग।
तो ये वैल्यू हो गया हमारा के क्यू। अब इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, प्लस इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl एंड होल डिवाइडेड। अब यहाँ पे इन दोनों पे होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को अगर हम नहीं देखें अभी तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फैक्टर में है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ले सकते हैं और फिर दोनों पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये वैल्यू हो गया हमारा के क्यू। अब इसके ब्रैकेट को अगर हम रिमूव करते हैं बच्चों, तो ये ब्रैकेट अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इस तरह से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2xl ये हो जाएगा हमारा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये के क्यू। अब ये ऊपर में 4xl है, 4xl अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो हमारा डायपोल है ना, तो डायपोल की जो लेंथ होता है उसका जो डेफिनेशन है, और स्पेशली जो आइडियल डायपोल की बात करते हैं तो उसकी लेंथ को हम जितना कम से कम कर सकें। इसका मतलब है कि जो हमारा 12 लेंथ है बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, तो ऑब्वियसली एल तो और हाफ हो गया, एल तो बहुत छोटा हो गया। और रही बात ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये हमारा कहीं भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स जो डिस्टेंस है वो मार्जिनली बड़ा हो सकता है, और एल जो है ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन एल का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो अगर बहुत बड़ा वैल्यू में से बहुत छोटा वैल्यू अगर माइनस किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली बड़ा वैल्यू ही रह जाता है, छोटा वैल्यू का उतना डिफरेंसेस का फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर मानते हैं, और यहाँ होल स्क्वायर है तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा बच्चों। एक्स यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब हमारा फाइनल स्टेज में ये कैलकुलेशन लगभग पहुँच चुका है। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो स्टेप्स करके, उसके बाद आप उसको समझ पाओगे। तो यहाँ ई का वैल्यू हो गया हमारा के क्यू। अब यहाँ जो वैल्यू है 4l रह गया एंड डिवाइडेड अपॉन एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ के और क्यू को यहाँ ऊपर कर लेते हैं, तो अब यहाँ 2 एक बाहर कर लेते हैं और क्यू मल्टीप्लाइड यहाँ 2l करते हैं, चूंकि यहाँ 4l है तो 4l फैक्टर में हमने यहाँ एक 2 बाहर कर दिया और q को बाकी 12 के साथ मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे x क्यूब है। बच्चों आप समझ पा रहे हो कि हमने ऐसा क्यों करा? ऑब्वियसली ऐसा इसलिए करा कि आपने डायपोल मोमेंट पर रखा है, और डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड डायपोल लेंथ, यानी q मल्टीप्लाइड 12, इसको हम डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। तो ये ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों एट पॉइंट P। ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, और इस ऑब्जर्विंग पॉइंट में ये जो डायपोल है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फाइनल वैल्यू आ गया। चूंकि बच्चों यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में लेके चल रहे हो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है हमें यहाँ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो अब हमें देखना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यानी इसके तरफ अवे है या इधर है। तो ऑब्वियसली दोनों को हमने रोटेट, ए तो ऑलरेडी इधर था, इसको हमने रोटेट करा, और बी यहाँ पहले से ही है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम डायपोल यानी इधर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्शन के लिए एरो डाल दिया। अब इधर की तरफ हमने देखना है, इधर की तरफ हमने ये देखना है कि ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट पर भी हमने एरो लगा दिया अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, और ये जो 2 मल्टीप्लायर है, चाहे तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं
ये हमारा एक वैल्यू हो गया। अब हमें चीज़ यह चेक करना पड़ेगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के इक्वल होगा। अगर आपने इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करा तो इधर भी वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बोथ आर वेक्टर, लेकिन तय करना है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल करते हो तो दो चीज़ का ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल के लाया, यहाँ तक ठीक है। अब डायरेक्शन चेक करना है पी का और ई का। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसका मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा पी का डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा, यानी माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये वैल्यू हमारा सही है। अगर डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता तो किसी एक साइड में हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता। तो ये हमारा टॉपिक ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों अब इससे अब मेरा जो अगला वीडियो होगा उस क्लास में मैं ये अपलोड करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन या दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन होता है, उसके परपेंडिकुलर लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और हमारे चैनल को आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, फ़ायदा लेते रहें। कीप इट अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।